हेलो दोस्तों, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं आपके सामने किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यूथ कंपटीशन बुक के जो हमारे इंडिया लेवल पे ऑल स्टेट पे ऑल एग्ज़ाम में जैसे एसएससी जेई, यूपीएसएल जेई, यूपी जेई, आरआरबी जेई, जितने भी इसरो हो गया, एमपी जेई, पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, मेट्रो जेई, ऑल स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट जेई लेवल के और एई लेवल के एग्ज़ाम लेते हैं, उन सारे क्वेश्चन का संग्रह जो एक बुक है यूथ कंपटीशन में, उसमें समथिंग 15,000 से अधिक क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे विथ डिटेल के साथ में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को हमारे साथ पढ़ें। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है किसी टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करूँगा और उस व्हाट्सअप के ऊपर आप व्हाट्सअप उसकी फ़ोटो लेके खींच के दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम टाइम को ना गवाते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिया है क्वेश्चन, उसको करते हम। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें पूछा गया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट, उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। अब हमारे पास विभव क्या आता है ये हमारे दिमाग में आएगा। तो विभव प्रवणता आता है दूरी के अनुसार जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, अब हम इसके थ्योरी को देखते हैं। जैसे ये हमारे पास थ्योरी है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को कहते हैं। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो किसको कहेंगे? दूरी के सापेक्ष जो वोल्टेज में परिवर्तन है, विभव में परिवर्तन है, उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। जबकि इस विभव परिवर्तन की दर को विद्युत बल की दिशा में उस बिंदु पर माना जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a तथा आवेश q जो समकेंद्र पूर्वक गोलीय चालक के सेल के अंदर रखा है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः r1 r2, जैसे r1 ये r2 है, जो अनावेशित तथा भू योजित है, अनंत पर विभव को शून्य लेते हुए बिंदु P पर सेल के साथ विभव होगा। सेल के साथ विभव होगा, तो इसमें क्या निकालना है? विभव का पूछा है, तो हम ऑप्शन को देखकर लगाएंगे। एक कंडक्टर ये हमारे पास, इसकी त्रिज्या a है। क्या है? त्रिज्या a। और दो सेल है, ये दो सेल है, एक ये और ये, इनके बीच की दूरी r1 r2 और P हमारे दूरी पर विभव का मान पूछा है इसने हमारे सामने। अब ऑप्शन ये है, हमारे सामने ऑप्शन आ गए। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन Q/4πε0 A है और Q/B वाला 4πε0 R2 है, या C वाला Q/4πε0 R। तो हमारे पास क्या है?
जैसे ये वाला आर है पी के ऊपर तो दूरी के आर हो गए, है ना। सेम दिख रहा है, ये ए दिया है इसमें तो ए नहीं होगी क्योंकि पी के ऊपर वो पूछा है, तो हमारे पास सी वाला आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम इसके डिटेल को देखते हैं। अब आपको मैं डिटेल में जाने से पहले ये बता दूं, कोई भी एक हो गया हमारे पास विभव का मान इसमें क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहता है। ओके, सरफेस और उसके ऊपर, और फ्लक्स का मान हो गया, क्यू का मान हो गया, फील्ड इंटेंसिटी का मान हो गया, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कोई भी हॉलो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास ये है दिया है विभव का मान जीरो, ये फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिए, यदि एक परिपथ में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या है, इफ़ 1 एम्पीयर करंट फ्लो इन ए सर्किट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है I T बराबर N E, ये दोनों Q बराबर होते हैं। अब हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए Q का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो Q बराबर 1 एम्पियर कितने सेकंड में जा रही है, 1 सेकंड में जा रही। तो Q हमारे पास दोनों 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे Q बराबर NE, इस फार्मूले के द्वारा हम हल करेंगे। तो N का मान निकालना है हमें, Q 1 है हमारे पास, Q क्या है, 1 है। और E का मान क्या होता है हमारा, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 इन के घात 19। ओके, अब हम इसका मान रख लेते हैं 1.6 10 टू द पावर -19, 1 से 1 हमारा कट गया। और जब हम Q का मान ऊपर ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, अब हम इसको थ्योरी देख लेते हैं। इसकी थ्योरी आपके सामने दिख रही होगी, जैसे हमने शुरू से किए वैसे कि वैसे n बराबर Qn, जैसे n का मान निकालना था हमें, इलेक्ट्रॉनों का मान, तो हमें सबसे पहले क्या Q को फाइंड आउट करना था। Q को फाइंड आउट करने के लिए हमें Q बराबर होता है IT, तो 1 एम्पियर था हमारे पास, ये हमारे पास 1 एम्पियर 1 सेकंड में जा रहा था, तो हमने कूलम का मान 1 निकाल लिए। अब n का मान इसमें इस फार्मूले में हमने रखा, तो ये हमारे पास 1 से 1 कट गया और ये ऊपर ले आए, तो हमारे जो 10 टू द पावर -19 था वो ऊपर आके प्लस में 19 हो गया। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, जैसे कि ओम्स लॉ इज़ फॉलोइंग बाय, निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन करता है। तो हम इसमें से देखेंगे कौन ओम के नियम का पालन करता है। दोस्तों, ओम के नियम के लिए हमेशा लीनियर सर्किट बनती है ना, और हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हम इसमें जो ऑप्शन है हमारा, इसमें कौन सा ऐसा है जो सूटेबल रहेगा उसे, मेटल रेक्टिफायर, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्रिस्टल डिटेक्टर, आर्क लैंप। आर्क लैंप नहीं होता हमारा, ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये इसमें हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर से बना रहता है, वो लीनियर एलिमेंट नहीं होता है।
और क्रिस्टल भी नहीं रहता है हमारे पास। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। दोस्तों कि ओम का नियम कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। ओम का नियम होता है कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर या मेटल कोई भी रहेगा, जैसे चालक कंडक्टर हो गया उसके ऊपर, और नॉन लीनियर उसके ऊपर नहीं अप्लीकेबल रहता है। नॉन लीनियर के ऊपर नहीं रहेगा अप्लीकेबल, नॉन लीनियर के ऊपर। और डायोड हो गया, डायोड, ट्रांजिस्टर हो गया, आर्क लैंप हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उनके ऊपर लागू नहीं होता है ओम का नियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास है ओम का नियम, डायोड, ट्रांजिस्टर, आर्क लैंप, इलेक्ट्रोलाइट और एक ही अवयवों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर डज इट पास करंट। क्या पूछा है, कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है। क्या है, किस गुण के कारण हमारा किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो या धारा का प्रवाह किस गुण के कारण होता है, ये पूछा है। तो आप जानते होंगे किसी भी कंडक्टर में यदि हमारा कंडक्टेंस यदि ज़्यादा है तो वो क्या रहेगा, हमारा अच्छा कंडक्टेंस रहेगा। और जिसका रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा है वो क्या कहेगा, वो बेट रहेगा। जैसे इंसुलेटर रहता है उसका सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस रहता है और सबसे लोवेस्ट कंडक्टेंस रहता है उसका, है ना। तो अब हमारे पास जो गुण रहेगा धारा प्रवाहित करने का वो कंडक्टेंस हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। रिएक्टेंस हमारा क्या होता है, रिलेक्टेंस और इंडक्टेंस और प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या रहता है हमारा, ये करंट को अपोजिट करता है, यानी कि उसका विरोध करता है करंट को प्रवाहित होने का। और हमारे पास इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस जो ये हमारे पास करंट को परिवर्तित होने से रोकने वाला ही है ये। और हम इसकी बात करें कंडक्टेंस की तो ये हमारा हो जाएगा 1/R, यानी कि किसी भी कंडक्टर का यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर का या मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ने पे कंडक्टेंस हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी की ओर चलते हैं आगे। थ्योरी हमें ये दी है, इसमें देखो, चालक के चालकता के गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है। किसके गुणधर्म के कारण, चालकता के कारण। ओके, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग का में अवरोध उत्पन्न करता है। ओके, क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरोध, ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तथा चालकता पदार्थ का वह गुण है जो चालक में धारा प्रवाह की सहायता करता है। क्या करता है, ये धारा प्रवाह की सहायता करता है। जिस चालक में चालकता अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होता है। चालक का चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अब हम इसको हल करते हैं। क्या है, 3 वायर हैविंग कंडक्टेंस 2, 3 and 6 mho respectively are connected in parallel in a circuit. The equivalent resistance in the circuit will be। यदि 3 तारों की चालकता 2, 3, 6 मोह है और वे समांतर संयोजित की गए हैं तो परिपथ की कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या पूछा है हमें, कंडक्टेंस दिया है, जी का मान दिया है और हमें रेजिस्टेंस पूछा है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये हमारा कंडक्टेंस है पैरेलल में इस प्रकार से। अब वो इसका एक वायर है, ये एक वायर है, ये इस तरह से पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है।
तो हमारा पैरेलल में इसका मान क्या है, 2 है, 3 है और ये 6 है। ओके, ये हमारे पास 6 है। तो ये इनको हम ऐड करेंगे तो हम पैरेलल में कैसे रहता है, जी इक्वलेंट बराबर रहता है G1 प्लस G2 प्लस G3 होता है। ओके, G3 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, G बराबर 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। अब ये हमारा कंडक्टेंस जी का मान आ गया है ना। अब हम निकालेंगे आर का मान, आर बराबर 1/G। तो अब हम लिखेंगे इसको 1/11। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम थ्योरी को देखते हैं इसकी, क्या हमने सही किया है। तो थ्योरी में देख लीजिए, ये जैसे हमने किया वैसे कैसे G1 का मान, G2 का मान, G3 का मान, G इक्विवेलेंट पैरेलल समांतर में इस तरह से जुड़ते हैं और इनको हम ऐड करें तो 11 मोह आ गया। और रेजिस्टेंस क्या, ऑपोजिट रहता है ये। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ये। तो इन्हें हम बटे में लिख दें, हमारा राइट आंसर सी वाला हो गया। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। यदि किसी 2.2 मीटर लंबे चालक का अनुप्रस्थ काट 0.025 मीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 5 ओम हो तो उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए हमें क्या रहेगा, आर बराबर होता है रजिस्टिविटी बटे लंबाई बटे ए हो जाएगा। ओके, हमें रजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान हमारा रेजिस्टेंस का मान ये दिया है, रेजिस्टेंस का मान 5 दिया है। अब हम ए को इसमें गुना करेंगे, हमारा जो एरिया दिया है उसे, एरिया कितना है 0.025। ओके, अब ये हम बटे में लिख लेंगे, रजिस्टिविटी के लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा। लंबाई कितने हैं 2.2 है। यदि हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.057 ओम मीटर में आएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, 57 बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, आप इसको काट लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, आपको इतनी हेल्प करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें। अब हम डिटेल में देखते हैं, इसका थ्योरी को देखते हैं, जैसे इस बुक में दिया है इसका, जैसे ये हमने करा है ना। तो इसमें देखिए ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है, हमें दिया लंबाई दिया है, एरिया दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। ओके, हमने ये मान रखा इस तरह से, और जब इसको मान इसमें गुना कर लिया हमने, इसको बटे में ले लिया, ये हमारा आ गया। इसको हमने काटा तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज ट्रू। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अनलाइक चार्ज रिपल ईच अदर। अनलाइक चार्ज रिपल करता है क्या, नहीं, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा। ओके, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। द लाइक चार्ज क्या अट्रैक्ट करेगा, नो, रॉन्ग हो गया है हमारा। नो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। द अनलाइक चार्ज असमान आवेशों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता बोल रहा है। एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये आवेश 1 हो गया, ये आवेश 2 हो गया हमारा, इनके बीच में फोर्स लगता कि नहीं, लगता है। ये भी हमारा गलत हो गया। अब हो सकता हमारा लास्ट वाला इसे, ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्ज। ओके,
दो लाइक चार्ज के बीच वो दो एक समान रहे, जैसे ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, दोनों के बीच कूलाम का नियम ये कहता है, फर्स्ट नियम ये कहता है हमें कि इनका जो फोर्स है इन दोनों के गुना Q1 और Q2 के समानुपाती होता है। कैसा रहता है, समानुपाती होता है। Q1 Q2 है तो F रहता है समानुपाती Q1 और Q2 के, और समानुपाती में विलंब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d, जो दूरी है उसके आर के। ओके, ये दूरी रहेगी उनके आर के रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो आपको ये भी पूछ सकता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये मैं बताता हूँ कि एसएससी में भी ये पूछा है और डीएमआरसी 2014 में पूछा गया, एक आईएमपी क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप इसको कि आ सकता है। अब ये इस रिलेटेड इसमें दोनों के बीच में एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा, तो हमें पूछ सकता है कि उनके बीच की दूरी को अगर हम डबल कर दें तो वो कितने गुना, या उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा या घटेगा, इस प्रकार से वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी थ्योरी की ओर, आगे चलते हम। ये हमारे पास इसकी थ्योरी दी है, ये हमारे उसकी थ्योरी इसमें बोला है, देख लीजिए। दो समान आवेशों के बीच लगने वाले बल एक प्रतिकर्षण बल होता है तथा दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। यह बल दोनों आवेशों के परिणाम Q1 Q2 उनके बीच की दूरी r तथा उनके बीच के मध्य की प्रकृति जैसे आवेश Q और आवेश दो रहेगा, तो इनके बीच में या हवा रहे या कुछ भी रहेगा, उसको हम एक प्रकृति में उनका ये रखा ε0 εr पर निर्भर करता है। कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के लिए दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है इसमें दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा रहता है, ये फोर्स आवेश Q और आवेश 2 के मल्टीपल में गुणन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा नियम दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण एट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह हमारे पास एक फार्मूला बन के निकलता है। और समानुपाती ये होता है, अगर हम समानुपाती को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा 1/4 पाई ε0 εr। ये हमारे पास ये प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट करता है। ε0 का मान रहता है 8.854 10 की घात -12 हेनरी पर मीटर होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। ε0 हमारा जो होता है ε0 का इसका हेनरी पर मीटर नहीं, फेरड पर मीटर यूनिट होते हैं। ओके, आप ये याद रखें। ये हमारे दूसरी रहते हैं, परमिबिलिटी का मान ये रहता है और उसका मान रहता है हमारा परमिटिविटी का मान हेनरी पर मीटर रहता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं, अपकेंद्रीय बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक नाभिक है,
और इसके चारों ओर एक सेल है ये। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते घूमते हैं, यहाँ प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। ओके, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऊपर नेगेटिव रहता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों ओर बहुत तेज़ी से घूमता है बोल रहा है, लेकिन वह बाहर क्यों नहीं होते, किस फोर्स के कारण उनके अंदर लगता है, इस कारण से पूछ रहा है। तो हम इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। आकर्षण का स्थिर विद्युत बल के कारण वह उसको अपनी सेल से वो बाहर नहीं जा पाता है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बहुत तेज़ी से घूमते हैं। अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल बल के विरुद्ध, उसके विरुद्ध में क्या, आकर्षण का स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है। कैसा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के विरुद्ध में। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। किसके लिए, वह इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा जो उनकी सेल्स हैं वहाँ उन्हें बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जिस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। इस बल के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन पर स्थिर विद्युत आकर्षण का बल लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षा को नहीं छोड़ पाता है और इलेक्ट्रॉन सतत कक्षा का चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, 19 होता है हमारे पास, 19 कूलम रहता है। ये इतना रहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर हमारा ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में यही मान रहेगा। ओके, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल रहता है, ये उदासीन होता है ये। ओके, सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको मैं एक क्वेश्चन के ऊपर इसकी थ्योरी, उसके साथ में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन के लेवल पे हम कितने और भी क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम 10 क्वेश्चन उसके साथ और एक्स्ट्रा में कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स हम। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आइटम एंड एन आयन्स। तो सो दोस्तों, एक परमाणु क्या होता है, परमाणु होता हमारा किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है। उस पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण उसमें विद्यमान होता है, उसे हम परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और आयन की बात करते हम, आयन की बात, तो आयन क्या होता है, आयन क्या होता है, वह आवेश युक्त होता है। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह या बहुत से परमाणु को मिलाकर एक आयन बनाते हैं, वो आवेश युक्त होता है। तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है जैसे ये कि आयन हमेशा आवेश तत्व है, परमाणु से अधिक द्रव्यमान होता है, यह हमारा गलत हो जाएगा। आयन उदासीन कण है जबकि परमाणु हमेशा धनात्मक आवेश होता है, नहीं, क्योंकि परमाणु एक उदासीन कण होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। ओके, आयन्स आर ऑलवाइज चार्ज पार्टिकल व्हाइल द आइटम आर न्यूट्रल अस होल्स। ओके, हमारा सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं थ्योरी की ओर चलते हैं। ये हमारे पास थ्योरी आ गए हैं। थ्योरी में क्या कहा है, एक परमाणु और आयन में अंतर यह होता है कि आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। परमाणु कैसा रहता है, उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटे कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके परमाणु कहते हैं तथा आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। देखिए इसमें क्या पूछा, एक चालक में आवेश मौजूद है, इस आवेश को हटाने का सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका क्या बोल रहा है, ए चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए कंडक्टर, द बेस्ट वे टू रिमूव दिस चार्ज इज टू। ओके, एक चालक ये हमारे पास ये आवेशित है, इसमें आवेश को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये हमें पूछा। तो ये हमारे पास सबसे अच्छा तरीका फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अन्य आवेश से चालक को पृथक करके, नहीं होगा, ये हमारा गलत हो गया। ग्राउंड करके, हाँ ग्राउंड करके हो सकता है। यदि हम ग्राउंड कर देंगे उसको तो वो क्या हो जाएगा, जितने भी जैसे हम ग्राउंड किसी कंडक्टर को करते हैं तो कोई भी लीकेज करंट उसमें चला जाता है। उसी प्रकार यदि आवश्यक कंडक्टर है उसे ग्राउंड कर देंगे तो पृथ्वी में चला जाएगा। पृथ्वी क्या आवेशों का एक भंडार है। पृथ्वी का रेजिस्टेंस कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। पृथ्वी का विभव जो वोल्टेज है वो 0 माना जाएगा, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर करंट हमारा फ्लो होने लग जाता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसकी थ्योरी की ओर चलते हैं। थ्योरी में हमें ये दिया है, देख लीजिए, एक चालक पर उपस्थित आवेश को हटाने के लिए चालक को भू योजित किया जाता है। यदि किसी चालक पर आवेश विद्यमान है तो उस आवेश चालक को न्यूट्रल अवस्था में लाने के लिए चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे चालक का आवेश पृथ्वी में चला जाता है। चालक आवेशहीन हो जाता है। कैसा आवेशहीन, मतलब उसमें आवेश नहीं रहेगा चालक के अंदर। पृथ्वी इलेक्ट्रॉन आवेशों का भंडार है। क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेशों का भंडार है पृथ्वी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए इसमें क्या है, खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या है, इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कोई भी, जैसा ये एक हमारे पास ये हॉलो कंडक्टर है, तो यहाँ बीच में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहता है ना। और विभव क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट रहता है ये हमारा। और आवेश का मान इसमें 0 रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी 0 रहेगी। ओके, ये तीनों चीज़ें आप याद रखें इसमें। और अब ये किस कारण से 0 होता है, देखिए किसी भी बंद सतह के मध्य, एक ये बंद सतह है, इसके मध्य से जो भी विद्युत प्रवाह होता है सतह के द्वारा संलग्न कुल आवेश 1/ε0 Q के गुना के बराबर होता है। ओके, वो उसके गुना के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 0 है ये, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। ओके, अब हम आगे इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, देख लीजिए। फर्स्ट वाला आंसर हमारा राइट हो गया।
इसमें ये हमारे पास दिया है, ये कि कंडक्टर है। ये क्या बोल रहा है, किसी भी बंद सतह के मध्य से कुल विद्युत प्रवाह सतह के द्वारा संलग्न कुल आवेश 1/ε के गुना होता है। ओके, तो ये हमारा मेन चीज़, ये आप फार्मूला याद रखिए, क्योंकि आगे भी ये फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। खोखले संचालक गोले के भीतर Q का मान आवेश है ना, ये क्या है, 0 है, इसलिए विद्युत क्षेत्र E खोखले संचालक गोले के भीतर 0 होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये पूछा गया हमें, मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड, देन दिस थर्ड चार्ज विल बी। थर्ड चार्ज क्या होगा, दो आवेश Q है और Q2 है। यदि हम इसके बीच में समान और सिमिलर लाएंगे, इक्वल लाएंगे चार्ज को और उनके बीच में थर्ड को रख लेंगे, तो ये कैसा होगा। तो ये क्या बोल रहा है, तो समान और एक रूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है, तो ये तीसरा आवेश खाली स्थान होगा। तो वो कैसा रहेगा, स्थायी समव्यवस्था में हो जाएगा। ओके, इसमें क्या रहेगा, रिमेन इन स्टेबल इक्विलाइब्रम। ओके, कैसा हो जाएगा, रिमेन इन स्टेबल इक्विलाइब्रम हो जाएगा। मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड, देन दिस थर्ड चार्ज विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलाइब्रम। ओके, अब हम आगे चलते हैं इसकी थ्योरी की ओर, आगे चलते हम। ये हमारे पास इसकी थ्योरी दी है, इसमें क्या दिया है, तो समान और एक रूप आवेश के मध्य तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है, तो यह तीसरा आवेश स्थायी अवस्था में होगा। कैसा होगा, एक स्थायी अवस्था में हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये हमें क्या पूछ रहा है, इफ़ एन आइटम लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वह क्या बन जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, ए न्यूट्रल आयंस। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। क्या रहता है, यदि कोई भी एक पदार्थ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है या लॉसेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहता है, -1.6 × 10⁻⁻⁻19 होता है। ये हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें निकला तो वो उस पदार्थ को क्या पॉजिटिव करेगा, और यदि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव रहता है, इस कारण से वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट इसकी थ्योरी को देखते हैं आगे। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो वह विद्युत धनात्मक बन जाता है, तथा अगर एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाता है तो वह विद्युत रूप से विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश रहता है, इसलिए यह जुड़ने पर किसी परमाणु को आवेशित कर देता है तथा निकलने पर किसी परमाणु को धनावेशित कर देता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एरोस शो द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द फेसेस बिटवीन द चार्ज। क्या है, निम्नलिखित तीरों के जोड़े में कौन सा जोड़ा आवेशों के मध्य बल की गलत दिशा को दर्शाता है, गलत दिशा को कौन सा दर्शाता है। तो हम देखते हैं, इसमें से ऑप्शन में दिया है ये, उनको हम हल करेंगे।
देखिए हम नीचे से देखते हैं, दो माइनस माइनस चार्ज क्या रहेगा, माइनस का, और ये माइनस का, ये क्या रहेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ओके, ये सही है। अब ये दो ऑपोजिट हैं तो वो एक दूसरे के पास जाएंगे, ये भी सही है। ये सेम डायरेक्शन लाइक चार्ज है, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये भी सही है। ये भी लाइक चार्ज है, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ एक दूसरे के पास आ रहा है, अट्रैक्शन का दिशा बता रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, ये ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। ओके, दो आवेश के बीच में हमारा जो बल लगता है उसे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे ये फोर्स लगता है, एक मिनट, एफ बराबर रहता है Q1 Q2 और डी स्क्वायर में रहता है। ओके, ये हमारा फोर्स लगता है। अब हम इसकी थ्योरी की ओर चलते हैं। ये हमारे पास ये थ्योरी है, दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा दो असमान आवेशों के मध्य आकर्षण का बल, अर्थात दो समान आवेशों के मध्य कभी भी आकर्षण का बल नहीं लग सकता तथा दो असमान आवेशों के बीच में भी कभी भी प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन का बल नहीं लग सकता। गलत वाला ए हो जाएगा हमारा। ओके, आइए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज, एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसको करें। कोई भी एक, ये हमारा चालक है, ये इसके गोले के अंदर फ्लक्स का मान 0 होता है। ओके, और क्या पूछा, इंटेंसिटी का मान भी 0 रहता है, उसमें आवेश का मान 0 होता है, लेकिन जो विभव रहता है वो कांस्टेंट बना रहता है। ओके, तो दोनों चीज़ें पूछे वो क्या है, 0 होते हैं हमारे, और उस विभव का मान जो रहता है उसका क्या मान रहता है, Q/4πε0 R रहता है, ये वाला। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये थ्योरी में दिया है, देखो क्या दिया है इसमें, एक आवेशित गोले के भीतर विद्युत प्रवाह क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है, क्योंकि एक आवेशित गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव और पृष्ठ विभव बराबर होता है, अतः आवेश को गोले में केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। ओके, विभव बराबर ये हो जाएगा, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, अतः गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पास, क्या पूछा है, जैसे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की, ए से ये बी है यहाँ तक पूछा है, ए से बी के बीच विद्युत क्षेत्र पूछा है, कैसा, ऑप्शन में क्या है, बढ़ेगा, ए से बी की ओर आएंगे तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा, या 0 होगा, तो विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे हमारा ये बढ़ेगा वैसे कैसा रहता है, ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/R² होता है ये हमारा ऐसा। जितना लंबा ये रहेगा हमारा ए का मान वैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। अधिकतम होने पर ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अधिकतम होने पर ई का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसकी थ्योरी की ओर चलते हैं। ये देखिए इसमें दिया है हमें, क्या है, एक आवेशित गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये हमारा इसमें रहता है E0 तो 0 रहेगा। R के बढ़ने पर E0 का मान घटता जाएगा, R मान अधिकतम होने पर E0 का मान लगभग 0
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है? केमिकल रिएक्शन से या फ्रिक्शन से या इंडक्शन से? बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। तो हमारा राइट आंसर इसमें फ्रिक्शन हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक कोई भी हम स्थैतिक विद्युत घर्षण से उत्पन्न करते हैं। किसी भी कुचालक पदार्थ जैसे कांच हो गया या फिलोलेन हो गया के छड़ को हम यदि रेशम से रगड़ते हैं तब कागज या अन्य किसी टुकड़े को क्या करता, आकर्षित करने लगती है। इस घटना को हम घटना रहती है उसे हम क्या कहेंगे? परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया से प्लस या माइनस आवेश हो जाता है एक दूसरे में ट्रांसफ़र, जिससे वो कूलाम के नियम से हम जैसे इसको समझ सकते हैं। F बराबर होता है इसका Q1 Q2 बटे एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर रहेगा। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर में रहेगा F फोर्स, जो अट्रैक्शन या रिपल्शन करेगा किसी भी स्थिति के कारण। अब हम इसकी थ्योरी की ओर चलते हैं। जैसे ये हमें थ्योरी दी है, इसमें स्थैतिक विद्युत घर्षण से उत्पन्न होती है तब किसी चालक पदार्थ जैसे कुचालक फिलालेन के छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब यह कागज या अन्य पदार्थ के टुकड़े को आकर्षित करने लगती है। इस घटना का मुख्य कारण यह है कि परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया में पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। स्थिर विद्युत को कूलाम के आवेश के नियम द्वारा समझा जा सकता है। ओके, ये हमारा सूत्र आप याद रखें। दोनों के बीच में वो कितना फोर्स रहेगा वो दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए लगने वाला कूलाम का नियम लगभग खाली स्थान के दृश्य होता है। कूलाम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोजली रिसेम्बल्स विथ, हमें क्या है, किसके समान रहता है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के समान रहता है। किसके? विद्युत आवेशों के बीच के लगने वाला जो बल रहता, क्या है ये बल? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 और D स्क्वायर में रहता है। वो किस फोर्स के समान रहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के, न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स के समान रहता है। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, देख लीजिए इसको। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का नियम लगभग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत होता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशित बिंदुओं के बीच बल के आवेशों के सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है तथा धनात्मक प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे आवेश रखे जाते हैं। ओके, ये वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेशित कणों के कारण बल की रेखाएं खाली स्थान होते हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर, कैसी रहती हैं? बल की रेखाएं कैसी होती है ये हमें पूछा है। तो ये हमेशा होती है अलवाइज कर्व रहती, कैसे होती हैं? हमेशा वक्र में रहती हैं। आवेशित कणों की कारण होते हैं ये। आवेशित कणों के कारण बल की रेखाएं हमेशा वक्र में होती हैं। बल रेखाएं जो कि अंतराल में खींची जाते हैं, कोई एक अंतराल स्पेस, ये अंतराल जैसे ये है ऐसे खींची जाते हैं, जिनके द्वारा किसी बिंदु से स्पर्श रेखा रहती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सामर्थ्य की दिशा प्रकट करती हैं। ओके, अब हम थ्योरी को देखते हैं इसके। जैसे ये हमारे हैं, आवेशित कणों के कारण बल की रेखा हमेशा वक्र रहती है। बल रेखाएं जो अंतराल पर खींची जाती है तथा जिनके द्वारा किसी बिंदु से स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य दिशा प्रकट करते क्या करते हैं?
विद्युत क्षेत्र की दिशा, सामर्थ्य या तीव्रता को प्रकट करती है ये। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ओम के नियम की शर्त है कि द कंडीशन इन ओम्स लॉ इज डेट। ओम के नियम की क्या है? फर्स्ट क्या है, द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। क्या है? टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ये राइट है। आगे भी देख ले, तो V/I रेशियो शुड भी कांस्टेंट है, नॉट। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ओम से नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं V बराबर होता है IR होता है। ओके, V बराबर IR होता है। रेजिस्टेंस रहता है ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, रजिस्टिविटी लंबाई A और कंडक्टेंस भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब हम थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास थ्योरी है। ओम के नियम की शर्त है कि ताप स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR और रेजिस्टेंस बराबर रजिस्टिविटी L/A। यदि तापमान स्थिर नहीं होता तो प्रतिरोध जो कि तापमान पर निर्भर करता है क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये प्रतिरोध कैसा चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसे कि नीचे दर्शाए गए आकृति में धारावाहक चालक में चुंबकीय रेखाओं के बल की दिशा क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर सो इन बिलो फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये क्या है पॉइंट हमारा, प्लस क्या रहता है हमारा आउटर का दर्शाता है, ये इनर का दर्शाएंगे। जब भी हमारा उल्टा हाथ से हम इसको करेंगे एंड तो ये हमारा कैसा रहेगा, किस डायरेक्शन में ये हमारी फ्लक्स रहेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ओके, अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये ऑप्शन हमारे पास है, ये हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज होता है। ओके, ये अंदर की ओर जाएगा तो हमारे राइट हैंड के अकॉर्डिंग उसमें वो आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग आ जाएगा ये। ओके, अब हम थ्योरी को देखते हैं इसके। जैसे ये हमारे पास है थ्योरी, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, अंदर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर जाएगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन रहेगा। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार धारावाहक चालक में चुंबकीय रेखाओं के बल की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होगी। चुंबकीय बल रेखा एक ऐसा निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करती है। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मशीनरी से स्थैतिक विद्युत को हटाने के लिए खाली स्थान। व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ मशीनरी। ओके, तो अब इसको भी हम देखते हैं। पिछले भी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड था, बट अभी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड है, बट उसमें लैंग्वेज चेंज है। जिस लैंग्वेज को चेंज है, इससे हम क्वेश्चन को लगाने से, यदि हमें बेसिक भी आता है तो बहुत ऐसी दिक्कत आएगी, हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसको समझने में प्रॉपर। यदि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए तो हम उसको हल कैसे करेंगे, उसको सही आंसर कैसे करेंगे। जैसे SSC JEE हो गया, उसमें तो क्वेश्चन ये माइनस मार्किंग रहते हैं, हम गलत लगा देंगे तो हमारा माइनस नंबर आएंगे। ओके, तो इसलिए हमें ये बुक लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बुक ऐसी है, यदि इसका हर टॉपिक में कम से कम 2-2, 3-3 100 क्वेश्चन पूछे जितने गए हैं, रिपीटेड हुए उतने सब ही है। यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से हमारे साथ लगा लेंगे, यकीन मानिए आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में 10 से 5
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस टॉपिक से रिलेटेड ये तो मैं उसको भी बता रहा हूँ आपको, तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखोगे। देख लीजिए, आप एक बार मेरे साथ जुड़ के देखो और पूरी तरह से लगा के देखो, दोनों वॉल्यूम को लगा के देखो। आप हकीकत में कहोगे कि बहुत अच्छा रहा और बहुत सीखने को मिला, आप कहोगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हमें क्या है, इसको बेस्ट वे क्या हमारा है, इसका बेस्ट वे हमारा ग्राउंडिंग करना रहता है। ग्राउंडिंग द फ्रेम वर्क हैज़ टू बी डन। ओके, फ्रेम को क्या करेंगे, फ्रेम वर्क को ग्राउंडिंग करना पड़ता है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। जैसे ये हमारे पास थ्योरी है, मशीनरी में स्थैतिक विद्युत को हटाने के लिए फ्रेम वक्र का भू संपर्कन ग्राउंडिंग करना चाहिए। मशीनरी भाग में स्थैतिक विद्युत को हटाने के लिए मशीनरी के आयरन भाग को भू संपर्कित कर दिया जाता है, वो संपर्कित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए 100 किलोवाट पर मीटर विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए 100 kV पर मीटर इज इक्वल टू, देखिए 100 kV पर मीटर है। अब हम इसको देखते हैं, 1 किलो कितना रहे किलोमीटर, 1000 मीटर हो जाएगा। ओके, और हमारे पास 1 मीटर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, और अब हम इसको लिख सकते हैं, ये किलो में है तो 100 इंटू 1000 किलो को वोल्ट में कर लिए। ओके, अब हमारे पास mn में है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1000 m में है तो ये mm में कर लिया है, मिलीमीटर में कर लिया, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 100 वोल्ट पर mm। ओके, क्या बचेगा, 100 वोल्ट पर mm। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जिससे ये हमें दिया है, ये हमारे पास में है, जिससे 100 किलोवोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र को इसके बराबर होता है, जिससे विद्युत क्षेत्र बराबर ये है किलोवोल्ट पर मीटर। 1 किलो बराबर 1000 हो गया, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो गया। ई का मान हमने रखा, ये 100 गुणित 1000 वोल्ट में कर ले, 1000 से कट जाएगा तो 100 वोल्ट पर mm हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ओम क्या है, ओम के नियम का सही रूप क्या है, करेक्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ क्या है। ये वाला तो हमारा गलत होगा, क्या होता है, V बराबर IR होता है ओम का नियम। ओके, ये कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा तो लागू होगा ये हमारे पास। ये क्या रहता है, वोल्टेज के समानुपाती करंट रहता है इसका। ओके, वोल्टेज के समानुपाती ये रहता, तो ये हमारा दो राइट हो जाएगा इसमें, ये हमारा फर्स्ट गलत, ये राइट, ये रहेगा, तो दोनों ये इसमें दिए हैं, तो ये हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, आपको बता दूं कि ओम के नियम हमारा रहता है, ये किसी भौतिक अवस्था में क्या अपरिवर्तन रहना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक लीनियर रहता है, लीनियर वोल्टेज V और ये I रहेगा। ओके, इनके बीच में जो एंगल है उससे हमेशा चला रहेगा। ओके, ओम का नियम नॉन लीनियर कंडक्टर के ऊपर लागू नहीं होता है, जैसे कि वैक्यूम हो गया और ट्यूबवेल्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, दिस इज नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास थ्योरी है इसकी। ओके, ये हमें दिया है, जैसे
ओम का नियम किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर n तथा बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। V बटे आई बराबर R हो गया, V बटे आई ये हमारा हो गया और ये हो गया। ओम के नियम का नॉन ओमिक कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट या ऑल सेमीकंडक्टर्स के ऊपर लागू नहीं होता है। ओके, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल टाइपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोह इनवर्स मीटर इनवर्स 1। ओके, इसमें क्या है, धातुओं की विद्युत चालकता विशिष्ट रूप से खालिस्तान के क्रम में होता है। ओके, तो ये होता है हमारा एक, ये याद रखने वाला पॉइंट है। ओके, तो ये होता है हमारा फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा इसका। ओके, 10⁻7 होता है। ये क्या रहता है, रजिस्टिविटी रहती है किसी भी मेटल की, कांस्टेंट है ये हमारा मोह इनवर्स 1 या मीटर इनवर्स 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। मोह या साइमन, क्या लिखेंगे, साइमन इनवर्स 1 बटे इसमें आ जाएगा वो इनवर्स 1 आ जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी हमें ये दी है, ये सेम है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ओम का नियम क्या रहता है, ओम का नियम अप्लीकेबल रहता है। ये सेम है, पिछली बार में हम सेमीकंडक्टर के ऊपर नहीं लागू होता है, वैक्यूम के ऊपर भी नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी नहीं रहता है, यानी कि नॉन ऑफ डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ओके, डी वाला आंसर क्या हो रहा, राइट हो रहा हमारा। कोई भी ऑल जो जितने भी मैंने बोला आपको कि जितने भी सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं उन इक्विपमेंटों के ऊपर ओम का नियम लागू नहीं होगा, केवल ये प्रतिरोध के ऊपर लागू होता है, मेटल कंडक्टर के ऊपर लागू होता है। ओके, अब हम इसकी ये थ्योरी है, ये हमारे पास ये क्या है, हमें ये दी है, ये प्रतिरोध पर लागू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। धारा वहन करने वाले दो स्थितिक समांतर तारों के मध्य बल प्रति इकाई लंबाई तारों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। ओके, सही है। प्रत्येक धारा के परिणाम का समानुपाती क्या है, उनके समानुपाती न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। किसके, न्यूटन के तीसरे नियम के। ये पिछले हम क्वेश्चन को देखें, उसी में ये रिपीट हो गया, तीनों लाइन को रिपीट कर दिए। देखिए, मैं आपको बोला था ये वही ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसी प्रकार से उसी को थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज किया है इसमें। हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, डी वाला हमारा बल क्या रहता है, एफ बराबर रहता है μ0 I1 I2 L रहता है ये। ओके, और 2π d रहता है, ये दूरी होती है हमारे। ओके, ये वाला फार्मूला आप याद रखिए। ओके, अब हम थ्योरी को देखते हैं इसके। ये हमारे पास एक थ्योरी है, क्या है इसमें, धारा वहन करने वाले स्थितिक समांतर तारों के मध्य बल प्रति लंबाई तारों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ओके, तथा प्रत्येक धारा के समानुपाती न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ये हमारा फार्मूला है। ओके, दो तारों के मध्य आकर्षण बल लगेगा जब दोनों तारों में धारा समान दिशा में हो, अथवा विकर्षण बल लगेगा जब दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में होगा। तो ओके, ये हमारा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, देख लीजिए। निम्न में से किसकी गतिशीलता उच्च है, किसकी गति जो स्पीड रहती है वो ज़्यादा रहती है, किस में रहती है, इलेक्ट्रॉन की रहती है। ओके, इलेक्ट्रॉन की गति हमारी ज़्यादा होती है। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। देख ली, ये है हमारी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उच्च होती है एक
इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन क्या रहता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसे हम पॉजिटिव आवेश होता है ये बोल सकते हैं। और न्यूट्रॉन क्या रहता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रलिज रहता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए क्या पूछा है। एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करते हैं, तो इसकी धारिता निकालना है। Q बराबर CV होता है हमारे पास। हमें क्या क्या मान रखा है उसको रख लेते हैं। 2 वोल्ट है। ओके, 2 वोल्ट 0.3 कूलम है। 0.3 तो वोल्ट को हम नीचे ले आएंगे। 2 वोल्ट है बराबर C। अगर पॉइंट को हटा लेंगे तो नीचे 0 लिख सकते हैं हम। 2 से पहले काटे हम, पहले इसको 2 एक हम 2 पॉइंट एक बचा तो ये 10 हो जाएगा। 2 पंजे ये आ जाएगा। अब हमारा 10 बचा तो इसमें गुना वो रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? फर्स्ट वाला राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम इसको देखते हैं इसकी थ्योरी को। देखिए ये हमारा 2 वोल्ट दिया है और कूलम 0.3 कूलम है, और C हमें कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, तो ये हमारा फार्मूला के थ्रू हम उसको निकाल लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्या पूछा है। इफ़ V इज़ एनर्जी, T इज़ द टाइम एंड Q इज़ द चार्ज इन एन एलिमेंट, देन द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट। क्या है? वोल्टेज निकालना। तो क्या, यदि W ऊर्जा, T समय और Q अवयव आवेश है, तो अवयव तत्व के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होता है डी किया गया कार्य बटे DQ होता है। ओके, तो हमारे पास ये आंसर क्या है? ये वाला। इसकी यूनिट क्या आती है? अब हम यूनिट देते हैं, तो इसकी यूनिट वोल्ट रहती या जूल पर कूलम होती, या फिर जूल पर एम्पियर सेकेंड होती है। ओके, अब इन्हें तीनों यूनिट को याद रखें ताकि आपको आसानी हो जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये क्या बोला है? एक धारा स्रोत एक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, माना I1 IS3 और R7 प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज का मान होगा। क्या है? ए करंट सोर्स एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज सपोर्ट द सपोज डेट I बराबर कितना है 3 एंड R इज इक्वल टू 7 ओम। वाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टेंस। क्या है? यह हमारा धारा स्रोत मान लिया हमने, और ये हमारा रजिस्टेंस है, ये लोड से जोड़ दिया हम, तो हमारा 3 एम्पियर है। ये कितना है? 3 एम्पियर, और ये हमारे पास 7 है। तो वोल्टेज निकालने के लिए IR होता है। क्या था? IR। तो हमने 7 × 3, तो इसमें गुना करेंगे तो 21 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, 21 हमारे पास राइट आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो। स्थिर परमाणु पर आवेश होता है। स्थिर परमाणु, व्हाट इज द चार्ज ऑफ ए स्टेबल आइटम। तो क्या रहता है? स्थिर परमाणु पर आवेश नहीं होता है, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवेश रहित अनचार्ज रहता है वो। स्थिर परमाणु पर अनचार्ज आवेश होता है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। स्थिर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। धनात्मक आवेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आता है, और ऋणात्मक आवेश के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर आता है। अतः जब उदासीन होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी रहती है? बराबर होते हैं। जिन पर विपरीत प्रकृति का विभव समान मात्रा में अवयव पाया जाता है, फलतः संपूर्ण परमाणु उदासीन
होता है। कैसा? उदासीन होता है ये। संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। अब हम देखें, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। द अबव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। किसी बंद पृष्ठ पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का उस बंद पृष्ठ के आवेश की मात्रा के बराबर होता है। उपयुक्त। ये किस नियम के अकॉर्डिंग होता है? ये हमारा होता है गॉस नियम के अकॉर्डिंग होता है। गॉस नियम क्या कहता है? गॉस नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ, क्या है, एक क्लोज्ड सर्किट रहेगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश के मात्रा के बराबर, जितने आवेश रहेंगे उतने ही हमारा फ्लक्स रहेगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। ये क्या है? गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश की मात्रा के बराबर होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखें। एक शरीर पर विद्युत आवेश की शर्त के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कंडीशन ड्यू टू, किस कारण से? डिफरेंस एग्जिस्टेंस न्यूटन की कमी या वृद्धि के कारण। ओके, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण, डी वाला। ओके, किसी भी मतलब बॉडी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होगी, इस कारण से वहाँ पे चार्ज आएंगे। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है। एक शरीर पर आवेश आने का कारण इलेक्ट्रॉन वृद्धि या कमी है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने में परमाणु शरीर पर विद्युत आवेश आता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जिन पर विपरीत प्रकृति का परंतु बराबर मात्रा में आवेश पाया जाता है। अतः संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। ओके, ये हमारा सी वाला इसका राइट आंसर हो गया। ओके, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये सीरीज इस पूरे क्वेश्चन को करके पूरी तरह से हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे से जुड़िए और अपने आसपास के लोगों को जो इलेक्ट्रिकल की तैयारी, जो सब इंजीनियर और एई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप वहाँ तक पहुँचाइए ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके और वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसा ना सोचे कि कंपटीशन बढ़ाएंगे हम, ऐसा नहीं। आप दूसरों को ज्ञान दीजिए तो वो भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा। नहीं तो अगर हम भी ऐसे सोचते हैं तो क्या हम आपको प्रोवाइड करा देते क्या? इसलिए आपको भी यही सोचना है, क्योंकि यदि हम दूसरों को देंगे तो वो भी अपने को देगा, है ना। तो आप यदि हमारा ये पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप हमसे जुड़िए और कंटिन्यू कीजिए आप भी। ओके, और इस चैनल में अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।